Hello students, today I am here with the topic verb. In our last video, we discussed verb and its kinds, action verb and linking verb. Action verb is also divided in two parts, transitive and intransitive verb. Linking verb was also discussed. Today we will discuss auxiliary verb. Auxiliary verb is divided in two parts, primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. In today's video, we will discuss primary auxiliary verbs. What is primary auxiliary verb and how we can use primary auxiliary verbs in our sentences. And in next video, we will discuss modal auxiliary verb. So, today we will discuss primary auxiliary verb. Verb, auxiliary verb. Auxiliary verb means helping verb. The verbs which are used to make tenses, passive forms, questions, negatives and to express the mood is called auxiliary verbs. अर्थात ऐसी क्रियाएं जो हमें किसी वाक्य में टेंस का बोध कराती हैं, पैसिव फॉर्म्स बनाने में सहायक होती हैं, प्रश्न निर्माण और नकारात्मक वाक्य बनाने में सहायक होती हैं, उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमारी मनोदशा को, मूड को बताने में भी हमारी सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड हाउ वी कैन यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं इसको एक डिफाइन करूं, आप लोग इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को इस तरह से लीजिए जिस प्रकार से एक पिता की तीन संतानें होती हैं। सपोज कीजिए किसी पिता की तीन संतानें हैं, वर्ग रूपी पिता हैं जिनकी तीन संतानें हैं, बी, हैव और डू। चूंकि आपने विज्ञान में भी पढ़ा है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, तो इसी प्रकार से एक जो पिता हैं उनकी तीनों संतानें एक ही प्रकार की होंगी ये आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों संतानें बिल्कुल अलग अलग प्रकार की हैं और इनका जो कार्य प्रणाली है इन सबकी बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी प्रकार से जैसे एक पिता के पुत्र जो हैं अलग अलग प्रकार की कार्य प्रणाली रखते हैं, ऐसे ही हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका भी कार्य है। अब हम इसमें देखते हैं कैसे है ऐसा। द वर्ब बी, जो वर्ब का पहला बेटा है वो है बी। इस बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये पांच इसके अंग हैं। बी के इज, एम, आर, वॉज, वेयर, दीज आर 5 parts of this primary auxiliary verb be. And the second one is have. Have has also 3 parts, has, have and had. The third one is do. तीसरा जो अंग है वो है do, और ये do जो है आपका, इसके भी 3 अंग हैं, do, does and did. Now the verb be means is, am, are, was, were and have, has, have, had. The third one is do, does, did. When used with ordinary verbs. ऑर्डिनरी वर्ब्स का अर्थ है मेन वर्ब्स। यहां पर हम ऑर्डिनरी वर्ब्स को मेन वर्ब्स भी कहते हैं, जो मुख्य क्रियाएं हैं जिससे हमें कार्य का बोध होता है। ऑर्डिनरी वर्ब्स, व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अर्थात इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड का प्रयोग जब हम मुख्य क्रिया के साथ मिलकर टेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में,
इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रयोग करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम बी का प्रयोग कहां करेंगे, हैव का प्रयोग कब करेंगे और डू का प्रयोग कब करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी को। बी देखिए, बी के अंतर्गत हमने आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर। ये 5 सहायक क्रियाएं जो हैं बी की के अंग हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब बी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, इज, एम, आर, ये 3 क्रियाएं जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में सहायक होती हैं, जबकि वॉज और वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में सहायक होती हैं। अब हम इसका प्रयोग कब करेंगे, सिंगुलर नंबर्स के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग माई बुक, ही इज वर्किंग, सी वॉज प्लेइंग। आपने टेंस पोर्शन में भी इसको पढ़ा होगा कि हम किस प्रकार से किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब्स जो हमारी है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ में आई के साथ एम का प्रयोग है, ही के साथ में इज का प्रयोग है। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब्स के साथ में वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब्स के साथ में वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा पैसिव वॉइस बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा द गेट वॉज ओपन्ड। अब यहां पर एक नोट मैंने लिखा हुआ है, when is, am, are, was and where are used as main verbs, they are called linking verbs. When they are used as helping verbs to make a tense, they are called auxiliary verbs. देखिए बड़ा सिंपल सा है इसमें। जब इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, जैसे हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब पोर्शन जब हमने पढ़ा था, तो यदि हम इस के बाद का जो ये पोर्शन है अ टीचर ऑफ इंग्लिश, इसको हम बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, तो ही इज वह है, इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो है का अर्थ पूरा करने के लिए हमें कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो पूरक की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसी वर्ब्स जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो जब मुख्य क्रिया के रूप में इज का प्रयोग हुआ है या एम का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है, वॉज का प्रयोग हुआ है, वेयर का प्रयोग हुआ है, तो वह लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन जब मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए कि मुख्य क्रिया का प्रयोग हम किस टेंस के रूप में कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं, तो उसकी सहायता करने के लिए जब हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग करते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। जैसे ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, तो इन दोनों वाक्यों में ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। यहां जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो टीचिंग है, उसकी सहायता करने के लिए इज का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और उसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। इसके बाद अगला पोर्शन हमारा है यूज ऑफ हैव। हैव दूसरी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। द ऑक्सिलरी हैव इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस। हैव का प्रयोग, जो हमारा हैव एक सेकंड नंबर का सन हमने बताया था वर्ब का, तो उसका जो हैव का प्रयोग है वह परफेक्ट टेंस को बनाने में किया जाता है। अब हैव के अंदर 3 चीजें हैं, हैज, हैव एंड हैड। देयर आर 3 थिंग्स इन दिस ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैव एंड हैड। तो जनरली यू नो दैट हैज एंड हैव आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑन द अदर हैंड हैड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम जानते हैं हैज और हैव का प्रयोग किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात हम करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर्स के साथ में ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा अन्य फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में हम हैड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यहां पर हैज सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रही है और कंप्लीटेड जो है मुख्य क्रिया है। तो कंप्लीटेड सदैव ध्यान रखिए
परफेक्ट टेंस की बात हम जब भी करते हैं, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव डन माई वर्क। तो यहां पर देखिए आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। ये हैव जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है, और डन डू की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। और तीसरा है द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। द स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, यदि स्टूडेंट्स की जगह में आई होता तब भी यहां पर हैड आता, ही होता तब भी हैड आता, सी तब भी हैड। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में हम हैड का प्रयोग करेंगे, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, एंड अदर्स के साथ में जिसमें आई, वी, यू, दे और अन्य जो प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है हैव टू एंड हैज टू आर यूज्ड टू विद द इन्फिनेटिव टू indicate obligation in the present. I have to be there by 5 o'clock. जब कहीं पर अनिवार्यता का बोध करवाना होता है, ऑब्लिगेशन अनिवार्यता का बोध करवाना होता है, हमको ऐसा करना ही पड़ता है या करना ही पड़ा है या करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रेजेंट में हमें कोई काम मजबूरन करना पड़ता है तो उसके लिए हम हैव टू का और हैज टू का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock। और दूसरा शी हैज टू मूव द फर्नीचर हरसेल्फ। तो यहां पर हैज टू का प्रयोग और हैव टू का प्रयोग मजबूरी को बता रहा है, अनिवार्यता को बता रहा है। अगला है हैड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। तो ऑब्लिगेशन को पास्ट में बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैव की जो लास्ट तीसरी फॉर्म है हैड टू का प्रयोग करते हैं। आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock। इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस हैव, हैज टू एंड हैड टू आर यूज्ड विद डू, डज एंड डिड। जैसे हम किसी वाक्य को दे हैव टू गो, हमने कहा दे हैव टू गो, अगर इस वाक्य का नेगेटिव बनाना है दे हैव नॉट टू गो कभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव टू गो, दे डोंट हैव टू गो। और इसी प्रकार से अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है डू दे हैव टू गो, क्योंकि यहां पर हैव जो है आपकी एक इन्फिनेटिव के रूप में, क्रिया को इन्फिनेटिव बनाने के लिए हैव टू का प्रयोग किया गया, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए हैव टू का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इससे पहले जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग इसमें करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू का प्रयोग करते हैं या डज का प्रयोग करते हैं या डिड का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य लिखा है ही हैज टू गो, ही डज नॉट हैव टू गो, डज ही हैव टू गो। तो यहां पर देखिए ये तीनों वाक्यों से आपको क्लियर हो जाएगा कि ही हैड टू गो, ही डिड नॉट हैव टू गो, डिड ही हैव टू गो। अब यहां देखिए यहां पर हैड का प्रयोग हुआ है, ही हैड टू गो लिखा हुआ है हमने, लेकिन जैसे ही हमने इसका निगेटिव बनाया तो निगेटिव के लिए यहां डिड का प्रयोग होता है पास्ट में। तो यहां पर हमने देखा कि ही डिड नॉट लिखा, तो डिडंट जहां पर लिखा है तो उसके तुरंत बाद हमने हैव का प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव है। तो देखिए दो भूत एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि डिड एक भूत बन गया, इसके साथ में अगर हम हैड को भी भूत रखेंगे तो दोनों भूतों का गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए दो भूतों को हम एक साथ कभी भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए इस भूत को ले आए हैं तो इसको हम वर्तमान में बना लिया, ठीक। तो ही डिडंट हैव टू गो, ऐसे ही डिड ही हैव टू गो। और लास्ट और तीसरा जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो है डू, यूज ऑफ डू, डू डज एंड डिड। इसके तीन फॉर्म्स हैं, डू डज एंड डिड। तो यहां पर देखिए द ऑक्सिलरी वर्ब do is used to form the negative and interrogative of the simple present and simple past tense. Do and does present indefinite tense and did is in the past indefinite tense. Means we may use do and does in present indefinite tense while we are making negative and interrogative sentences. Similarly, did is used in past indefinite tense to make a sentence negative or interrogative. तो देखिए दे डू नॉट प्ले एंड डू दे प्ले, यहां पर हमने अगर हम इसको कहें दे प्ले को हमने निगेटिव बनाना है तो दे डू नॉट प्ले, और इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो डू दे प्ले। ही डज नॉट वर्क, डज ही वर्क। एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि डू और डज का प्रयोग में एक अंतर देखने को मिल रहा है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे,
डज का प्रयोग करेंगे और अन्य क्रियाओं के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। कब? सिंपल प्रेजेंट में, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कोई भी क्रिया है, सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट वॉक, डिड ही वॉक? ऐसे ही टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब, जो पहले की सामान्य वर्ब का प्रयोग की है उसको अवॉइड करने के लिए भी हम डू और डज का प्रयोग या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। डू यू नो हिम? जैसे सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछा डू यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हैं? आपने कहा हाँ मैं जानता हूं, तो इसलिए आप इसको ये नहीं कहेंगे यस आई नो हिम, ये कहने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप केवल यस आई डू इतना कहेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली सी सिंग्स वेल, यस सी डज, हाँ वो बहुत अच्छा गाती हैं। अगर कोई कहता है सी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती हैं, और आपसे कहते हैं क्या सही है कि गलत है, तो आपने कहना है कि सही है, या नो सी डजंट, या यस सी डज, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से डू इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट। किसी वाक्य को, स्टेटमेंट को, किसी कथन को एम्फेसाइज करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। यू डू लुक पेल, यहाँ पर डू, यू डू लुक पेल। ऐसे ही इन द इंपेरेटिव डू मेक्स अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव, तो यहां पर डू बी क्वाइट, तो ये आपके डू, डज, डिड का यूज है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वे टेंस बनाने में सहायक होती हैं, टेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस